जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास अब रेगुलर रहेगी और ये क्लास किस संबंध में है, किस एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए क्लास स्टार्ट की जा रही है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में यानी कि अपने मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी की एग्ज़ाम होने वाली है और पटवारी के फॉर्म भी 5 तारीख से डलने स्टार्ट होंगे। 5 जनवरी से पटवारी के फॉर्म डलने स्टार्ट होंगे और 15 मार्च से दोस्तों ये एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है। दोस्तों, पटवारी का सिलेबस बदल चुका है और पटवारी का जो सिलेबस है उसके अंदर 25 नंबर का सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जुड़ चुका है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, अपने आप में एक विषय है, उससे हमने को अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। जैसा कि अभी आपने बहुत सारी एग्ज़ाम जो पीवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार बहुत सारी एग्ज़ाम जो है उसमें बहुत ही डीपली कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भले वो कांस्टेबल्स की एग्ज़ाम हो या कुछ भी एग्ज़ाम हो, हम लोग अधिकतर बोलते थे कि अरे यार ऐसा प्रश्न आ गया जो हमसे बना ही नहीं, ऐसा प्रश्न आ गया जो हमसे बना ही नहीं। मैं एज ए टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनता था, वो ये बोलते थे सर बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ गए जो हमसे बने नहीं। तो मैं उनसे यही बोलता था कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो उसकी गहराई तक जाना आवश्यक है। जैसे कि बायोलॉजी को अगर आप उठाते हो तो बायोलॉजी को उठाने के लिए सबसे पहले मेन आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना कैसे है, सबसे मेन उसका एक टॉपिक विषय जो होता है वो पढ़ना कैसे है। उसके लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है, पढ़ना कैसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बायोलॉजी अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको अच्छे नंबर लेके आने, दोस्तों कहीं मत भटको। सिंपल सी बात है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान की पुस्तक लेके आओ। उस पुस्तक को मैं लाने के लिए इसलिए जोर दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि उस पुस्तक में आपको अच्छा थ्योरेटिकल किसी भी टॉपिक के बारे में दिया गया है। दूसरा, उसके अंदर एमसीक्यूज भर भर के दिए गए हैं। 600 एमसीक्यूज केमिस्ट्री में, 875 एमसीक्यूज बायोलॉजी में, अप्रॉक्सीमेटली इतने एमसीक्यूज उसमें हर फिजिक्स, बायोलॉजी और उसके अंदर लगभग केमिस्ट्री के अंदर दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि पटवारी में जो 25 नंबर का साइंस पूछा गया है, अगर आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान लेके आ गए और उसके एमसीक्यूज लगाने चालू कर दिए, जैसे कि आपने मेरा पढ़ा है आज सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, ये पढ़ने के बाद आपने पूरा सिस्टम पढ़ लिया। ये पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा सिस्टम का। तो आप दोस्तों यकीन मानिए, आप उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगा लिए, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अब बायोलॉजी को मैं बोल रहा हूं कि लगभग आपकी 60% जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो दोस्तों 60% बायोलॉजी की क्लास अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आपको सारे सिस्टम पढ़ना है, सारे आपको तंत्र पढ़ना है, जैसे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र आपको पढ़ना है, आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, दोस्तों आपको अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है, आपको श्वसन तंत्र पढ़ना है, आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। रक्त परिसंचरण तंत्र मैंने 2 बार बोल दिया है। इस प्रकार से अगर आपको तंत्र, आप प्रजनन तंत्र पढ़िए, लगभग 7 से 8 तंत्र है जिनको आपने पढ़ लिया तो आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। तंत्र यानी कि सिस्टम, बस आप ये टॉपिक देखें या नहीं देखें, अगर आपको बायोलॉजी कंप्लीट करनी है तो एक नियम बना लीजिए कि हमको ये तंत्र पहले पढ़ने हैं और उसको बहुत ही डीपली पढ़ना है। अब तंत्र यानी कि दुनिया ही तंत्र पर बेस्ड है, ये दुनिया जो है वो सिस्टम पर बेस्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ कॉलेज नहीं आ रहा है, कॉलेज इज ए ऑर्गन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज एक अंग है, स्कूल इज ए आल्सो ऑर्गन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग इंडस्ट्री इज ए आल्सो एजुकेशन पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो ये सब मिलके जो क्रिया कर रहे हैं वो कहलाएगा एजुकेशन सिस्टम कहलाएगा। और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि खाने को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रक्त के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, वो जरूरी है उसके लिए पढ़ना, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने जो सिस्टम दिखाई पड़ता है वो है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हमको कैसे पढ़ना है कि सबसे मेन चीज़ तो सर सिस्टम होता कैसे है, शरीर में कैसे बनता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मानव शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, मानव शरीर जो है अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, तो ये कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती है उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो उत्तक मिलकर निर्माण करते हैं अंग का। और अंगों का संपूर्ण प्रक्रम क्या कहलाता है, तो अंगों का संपूर्ण प्रक्रम दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका सिस्टम कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। ये डेफिनेशन हो गई है।
जब आप तंत्र की डेफिनेशन लिखे तो आप लिख सकते हैं कि मानव शरीर अनगिनत सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना है जो कि ऊतक का निर्माण करती है। कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ मानव शरीर जो किसका निर्माण कर रही है, जो ऊतक का निर्माण कर रही है, टिश्यू का निर्माण कर रही है। और टिश्यू मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, तो अंग का निर्माण कर रहे हैं या ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं। और उन अंगों का संपूर्ण प्रक्रम क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और हमारा पहला सिस्टम, मैं आपको इस चैनल पर बायोलॉजी के सारे सिस्टम कराऊंगा और उसके अलावा भी जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको बायोलॉजी के कराऊंगा। अभी आपका पूरा ध्यान आपकी कॉपी में डालिए, आप डालिए अंतःस्रावी तंत्र और पहले आप लिखिए अंतःस्रावी तंत्र, लिखने के बाद में लिखिए आप तंत्र। उसके लिखिए आप आराम से लिखिए कि मानव शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है एवं ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों का संपूर्ण प्रक्रम जो होता है वो तंत्र कहलाता है। जब अंग सारे मिलकर कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो तंत्र कहलाता है। अब लिखिए आप लोग अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाहरी स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि और बाहरी स्रावित ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ये तीनों किसके पार्ट है, ये अंतःस्रावी तंत्र के पार्ट है। आप इसको इस बारे में देखिए, ठीक है। आज हमको जो पढ़ना है, जो इस टॉपिक में जो पार्ट 1 में पढ़ेंगे, आप अंतःस्रावी तंत्र में पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 1 को जब आपको पढ़ना है तो आज आपको किसके बारे में डिस्कस करना है, आज आपको 2 ग्रंथियों के बारे में, 2 ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से जानना है। और इनसे निकलने वाले, अभी मैं हार्मोन या एंजाइम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे डेफिनेशन पहले बोलनी है, उसके जो भी निकलता है रासायनिक तरल पदार्थ या तरल पदार्थ, उसके बारे में डिस्कस करना है। अब दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र में हमको 3 चीजें पढ़नी है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अर्थात वे ग्रंथि जो अपने रासायनिक, इसको लिख लीजिए आप लोग। अभी तक आपने टॉपिक डाला है, टॉपिक डालने के क्या टॉपिक डाला है आपने, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, और आपने फिर बाद में लिखा है सिस्टम। तो मानव शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती है ऊतक का, ऊतक मिलकर निर्माण करते हैं अंगों का, अंगों का संपूर्ण प्रक्रम कहलाता है तंत्र। ये सिस्टम की डेफिनेशन हो गई है दोस्तों, ये तंत्र की डेफिनेशन हो गई है। अब आप डाल दीजिए अंतःस्रावी तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये 3 भाग इसके लिख लीजिए, या ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है जैसा आप उचित समझे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, बाहरी स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ये 3 पार्ट्स इसके बारे में लिख लीजिए। और अब हेडिंग डालिए अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की हेडिंग डाल के आप इसे इंग्लिश में लिखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अर्थात ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक तरल पदार्थ को, जो अपने रासायनिक तरल पदार्थ को सीधे तौर पर रक्त में परिवहन करवाती है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से मुझे समझना। ऐसी ग्रंथियां जो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ग्रंथि है, ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक तरल पदार्थ को खुले तौर पर रक्त के माध्यम से शरीर के संपूर्ण अंगों तक परिवहन करवाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब जो भी ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावण करेगी वो ग्रंथि दोस्तों क्या कहलाएगी, वो अंतःस्रावण ग्रंथि कहलाएगी। अंतःस्रावण ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन क्या बोली मैंने, ऐसी ग्रंथि जो अपने रासायनिक तरल पदार्थ का परिवहन समूचे शरीर में खुले तौर पर रक्त के माध्यम से करवाती है, वो कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो ये डेफिनेशन हो गई उसकी। उसके बाद में आती है बाहरी स्त्रावण ग्रंथि या बाहरी स्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो अपने तरल पदार्थ को रक्त वाहिनों के माध्यम से, रक्त नलिकाओं के माध्यम से शरीर में परिवहन करवाती है। ये यूज कर रही है दोस्तों रक्त की नलिकाओं का, और ये यूज कर रही है दोस्तों एक प्रकार से खुले तौर पर रक्त का। बाहरी स्त्रावण ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो अपने तरल पदार्थ को
रक्त वाहिनों यानी रक्त वाहिनियां जो होती है, यानी कि अगर अपन बात करें कि रक्त नलिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिवहन करवाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बाहरी स्त्रावण ग्रंथि। और बाहरी स्त्रावण ग्रंथि सदैव एंजाइम का स्त्रावण करती है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल एंजाइम का स्त्रावण करती है, तो आप लिख देंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सदैव आपका एक प्रकार से एंजाइम का स्त्रावण करती है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ है वो अपने को ये पढ़ना है। अगला जो है अपना मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि की अगर अपन बात करें, ऐसी ग्रंथि जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है वो कहलाती है मिश्रित ग्रंथि। अब दोस्तों ये तीनों अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है। अब सबसे मेन जो चीज़ अपन पढ़ेंगे वो है आपकी अंतस्त्रावण ग्रंथि। अंतस्त्रावण ग्रंथि में सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपके ध्यान में भी आया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ने के अंदर आया होगा। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसको ये सभी पर नियंत्रित रखती है। पर दोस्तों इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन है, लगभग मैंने यहाँ पर 10 हार्मोन लिखे हैं, जिसका स्त्रावण सीधे तौर पर पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। तो उसको लिखना है दोस्तों अपने को। अब सबसे मेन जो चीज़ है, मैं फिर से इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, आराम से आप टॉपिक को सुनिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? अंतस्त्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग कौन सा है? अंतस्त्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, भारी स्त्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हो गई जिनको मिलकर बना हुआ है आपका अंतस्त्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों आपने सिस्टम की डेफिनेशन भी देख ली, इसके पहले आपने सब चीजें देख ली है। अब आप आ जाइए पीयूष ग्रंथि के ऊपर। इसकी डेफिनेशन आपने देख ली, उसकी डेफिनेशन देख ली है। अब आ जाइए पीयूष ग्रंथि। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है। तो सबसे मेन चीज है, जो पीयूष ग्रंथि है वो आपके मध्य मस्तिष्क में एक गड्ढा होता है। एक गड्ढा होता है बिल्कुल, जिसके अंदर अगर आप चाहे तो मटर का एक दाना रख सकते हैं। उस गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सिका गड्ढा। क्या गड्ढे का नाम होता है? सेला टर्सिका गड्ढा। सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर अगर हम देखें तो वो जो गड्ढा होता है ना, वो जिस हड्डी से बना होता है उस हड्डी को बोलते हैं स्फीनॉइड अस्थि या स्फीनॉइड बोन या स्फीनॉइड आपकी हड्डी। सिंपल सी बात है। यहां पर मैं बोल रहा हूं पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि रहती कहां पर है। तो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में निवास करती है, मस्तिष्क में रहती है, और मस्तिष्क में भी मध्य मस्तिष्क में रहती है। मध्य मस्तिष्क में अगर एक मटर का दाना डाल दें आप उस गड्ढे में, ये पीयूष ग्रंथि एक प्रकार से वहां पाई जाती है। और कौन से गड्ढे में? उस गड्ढे का नाम जो दोस्तों, उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका गड्ढा। और ये किस हड्डी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका स्फीनॉइड अस्थि में या स्फीनॉइड बोन में पाया जाता है। नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का स्थान आपने देख लिया है, स्फीनॉइड अस्थि, स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड हड्डी, और गड्ढा कौन सा है? सेला टर्सिका गड्ढा। दोस्तों यह ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पहली बात तो पीयूष ग्रंथि बाहरी स्त्रावी ग्रंथि है या अंतस्त्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि अंतस्त्रावी ग्रंथि है। अब आप थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे लेके जाइए और आप देखिए कि बताइए अंतस्त्रावी ग्रंथि अगर पीयूष ग्रंथि है तो ये एंजाइम का स्त्रावण करेगी या हार्मोन का स्त्रावण करेगी? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि अगर अंतस्त्रावी ग्रंथि है तो ये सदैव हार्मोन का स्त्रावण करेगी। अब हार्मोन की अगर हम बात करें तो एक नोट डाल के लिख लीजिए, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं। हार्मोन की खोज किसने करी है? अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने हार्मोन की खोज करी है, या निम्नलिखित में से कौन हार्मोन की खोज करता है, या निम्नलिखित में से किसने हार्मोन की खोज कब करी है, तो दोस्तों मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप उसका नाम लिख लीजिए। उसका नाम है E.H. स्टर्लिंग। क्या नाम है उसका? E.H. स्टर्लिंग। E.H. स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है, दूर पड़ रहा है इसलिए वो, तो E.H. स्टर्लिंग नामक, स्टर
स्टर्लिंग E.H. स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में हार्मोन की खोज करी है। हार्मोन एक रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो मानव के विकास में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क के मध्य में सेला टर्सिका गड्ढे एवं स्फिनाइड बोन में पाई जाती है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है एवं इसकी लंबाई 0.2 सेंटीमीटर होती है। मटर के दाने की लंबाई दोस्तों कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर के आसपास होगी। दोस्तों इसका वजन कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। और यह ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात आपको पता है कि अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर ये अंतःस्रावण ग्रंथि है तो ये हार्मोन का स्त्रावण करेगी। अगर मैं आपको बोलता कि अगर पीयूष ग्रंथि आपकी बाहरी स्त्रावण ग्रंथि है तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा है भी सही तो ये हार्मोन का स्त्रावण नहीं करेगी, ये करेगी एंजाइम का स्त्रावण। पर यहां पर जो वास्तविकता है वो ये है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावण ग्रंथि है, अर्थात पीयूष ग्रंथि सदैव हार्मोन का स्त्रावण करेगी। 2 मिनट पहले या कुछ सेकंड्स पहले मैंने बताया है आप लोगों को कि हार्मोन की खोजकर्ता कौन है, तो हार्मोन की खोजकर्ता है E.H. स्टर्लिंग। इन्होंने हार्मोन की खोज कब करी है? 1905 में करी है। अब पीयूष ग्रंथि की आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि कौन सी हड्डी में पाई जाती है? तो स्फिनॉइड अस्थि में पाई जाती है। कौन से गड्ढे में पाई जाती है? सेला टर्सिका गड्ढे में पाई जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 0.2 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन कितना होता है? तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी अंतःस्रावण ग्रंथि है जिससे निकलने वाले हार्मोन मानव शरीर में सभी हार्मोनों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते हैं। और मास्टर का तो काम ही होता है कि वो स्टूडेंट पर नियंत्रण रखे। तो अगर हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स पर नियंत्रण रखती है, इससे निकलने वाले हार्मोन मानव शरीर के अन्य हार्मोनों पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है। अब दोस्तों इस चैप्टर की मुख्य बात अगर हम स्टार्ट करें कि बताइए पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकले, मतलब इससे स्रावित होते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर लिखा है मैंने सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों लास्ट में इस लेक्चर के, क्योंकि मैं ट्रिक वाला टीचर तो हूं नहीं, मैं सिंपल सा टीचर हूं। जब तक थ्योरेटिकल आपको नॉलेज नहीं होगा, आप किसी भी प्रश्न को सही या गलत करने में आपके अंदर अलग से संशय पैदा होगा कि मैं इसको क्या करूं। जब भी दोस्तों आप सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को देखें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा गया है। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मानव शरीर में हड्डियों की लंबाई एवं वजन बढ़ाने में सहायक होता है। वजन बढ़ाने में सहायक होता है, लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है हड्डियों की, अर्थात इस हार्मोन को हम क्या वृद्धि हार्मोन बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण अंतःस्रावण ग्रंथि की पीयूष ग्रंथि से होता है। सिंपल सी बात है। अगर यह हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? उस रोग को बोलते हैं दोस्तों एक्रोमिगली रोग। कौन सा रोग बोलते हैं उसको? एक्रोमिगली रोग बोलते हैं। इसके बारे में मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा, बस अभी आप इसे ध्यान रखिए कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन मानव शरीर में मनुष्य की हड्डियों की लंबाई एवं वजन बढ़ाने में सहायक होता है, अर्थात सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मुझे पूरी भरोसा है आप लोगों पे कि आप सोमेटोट्रोपिक हार्मोन लगाएंगे। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ये सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन, दोस्तों हम हर किताब में पढ़ते हैं कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध के अंदर कौन सा, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताइए दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सब बच्चे बोलते हैं सर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध के अंदर। फिर मैं प्रश्न पूछ देता हूं कि अच्छा बताइए, मैं मध्य प्रदेश में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूं कि बताइए दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बच्चे बोल देते हैं सर मुरैना में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। मैं बोलता हूँ वेरी गुड। मैं उनसे बोलता हूँ कि बताइए वर्गीज कुरियन ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो दोस्तों बच्चे बोल देते हैं कि वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया, वो दूध उत्पादन से संबंधित था।
अब यहां पर एक हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो इतनी दूध के बारे में बातें करने का मतलब है कि मुझे यहां पर दूध में जाना है, लैक्टोजेनिक हार्मोन में जाना है। तो जब गर्भाशय की जो अवस्था होती है या उसके बाद की अवस्था जब होती है, तो माताओं के स्तनों से जो दूध का स्त्रावण होता है, जो दूध निकलता है आपके स्तनों से जो दूध का स्त्रावण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सहायक होता है या कौन सा हार्मोन स्तनों से दूध निकलने में एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों वो लैक्टोजेनिक हार्मोन है। लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था एवं उसके बाद के समय में स्तनों से दूध का स्त्रावण करने में सहायक होता है। तो दोस्तों लैक्टोजेनिक हार्मोन, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मध्य प्रदेश में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो वो होता है मुरैना में। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? वर्गीज कुरियन ने चलाया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये कभी मत भूलना। तो ये दो हार्मोन मैंने बता दिए हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन जो है वो है मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन। मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन है। उसके पहले दोस्तों मेरे सहयोगी को मैं बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, वो देख लेंगे कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। नरेंद्र जी 2 सेकंड में देख लेता हूं कि मुझे पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, तो एक बार वो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देख लीजिए आप, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? ठीक है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज अपन ने सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है, लैक्टोजेनिक हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है। अब दोस्तों अपने को पढ़ना है मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन। मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन का, ये सारे हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तो मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मानव शरीर की त्वचा में 2 तिल होते हैं जो चकते पड़ जाते हैं। अब प्रश्न आ सकता है, सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताइए निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर की त्वचा में तिल होते हैं या चकते पड़ जाते हैं? तो मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन के कारण मानव शरीर की त्वचा में तिल या चकते पड़ जाते हैं। मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा मिलेनोसाइट्रोपिक जो होता है वो स्त्रावित होता है। तो मुझे अगर ये हार्मोन आ गया और आपके एग्जाम में ये आ गया कि बताइए निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये आ गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि दूध के स्त्रावण में सहायक होता है, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि त्वचा में तिल एवं चकते उसकी उपस्थिति में ही ये पड़ते हैं? मिलेनोसाइट्रोपिक हार्मोन है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन से जिसके 2 पार्ट्स हैं, उसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहीं ना कहीं प्रजनन में सहायक हार्मोन है। अगर हम बात करते हैं कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों ये प्रजनन में सहायक हार्मोन है। और इस हार्मोन के 2 भाग हैं। पुरुषों में इस हार्मोन से फॉलिकल हार्मोन बनता है, हार्मोन से हार्मोन बन रहा है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में पुरुषों में एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है फॉलिकल हार्मोन। कील मुहां से अधिकतर किसको होते हैं? पुरुषों के होते हैं ना। तो अपन देख लेंगे फॉलिकल हार्मोन, ये पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहां से स्रावित होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी आप इतना ध्यान रखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉलिकल हार्मोन जो होता है, फॉलिकल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है। हम बात करते हैं जब एग्जाम में पढ़ते हैं कि दाढ़ी के बाल आना या मूछें आना या मर्दानगी वाला हार्मोन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मर्दानगी वाला हार्मोन कहा जाता है। और वो प्रेरित किस हार्मोन के द्वारा होता है? फॉलिकल हार्मोन के द्वारा होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दोनों में होता है, महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पुरुषों में फॉलिकल हार्मोन का स्रावण करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है, और महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण करता है, यानी उसे बनाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि महिलाओं में एक बालिका होती है, छोटी बालिका, फिर वो बड़ी होती है, धीरे धीरे उसका नारीत्व विकास होता है। तो नारीत्व विकास वाला हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन वह हार्मोन है जिसके कारण जो भी एक
बालिका होती है, जब वो महिला की ओर, मतलब उसकी जब महिला बनती है वो, या फिर बालिका से वो महिला के रूप में बदलती है, तो उसमें एक हार्मोन बहुत ही मुख्य रूप से क्रिया करता है। वो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित कौन सा करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत जरूरी हार्मोन है दोस्तों, जिसके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आप लोगों को पता होगा, जब गर्भावस्था में जो गर्भ होता है, ठीक है, तो जब बेबी बाहर निकलता है तो गर्भ की रेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है। वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गर्भ की एक प्रकार से जो रेखित पेशियां होती है, जो उसकी मसल्स होती है, उनमें सिकुड़न पैदा करता है, जिससे बेबी क्या होता है? जिससे बेबी बाहर आता है। वो हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी और आप लोगों को सीन याद होगा, जब डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती है तो वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, बेबी को बाहर निकालने के लिए। वो उन्हीं महिलाओं में आवश्यकता पड़ती है जिनके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर महिलाओं में पाया जाएगा अच्छी मात्रा में, तो जब गर्भाशय में बेबी का जन्म होगा तो जो गर्भ की रेखित पेशियां होगी उसमें एक प्रकार से सिकुड़न पैदा करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी स्त्रावण कौन करेगा दोस्तों? उसका स्त्रावण भी करेगा आपका पीयूष ग्रंथि करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को निम्नलिखित में से किस नाम के जानते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये गर्भाशय में रेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन / ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आप समझ गए होंगे। अब नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बच्चे जो स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं, नोट्स तो मैं चेक करूंगा आपके, ध्यान रखना। वेसोप्रेसिन हार्मोन, जो किडनी होती है, हम बोलते हैं ना कि यार ज्यादा देर बाथरूम मत रखो, बोलते हैं ना, अधिकतर किडनी पर इफेक्ट होता है, किडनी दिक्कत आती है। तो जो वक्र होता है, जो किडनी होती है, उसमें जो मूत्र नलिकाएं जुड़ी होती है, जब मैं आपको उत्सर्जन तंत्र में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, वक्र के बारे में, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है कि वक्र से जुड़ी हुई मूत्र नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण कर लेता है। अब आपको पता है कि मानव शरीर में पानी की कमी नहीं हो, उसको देखते हुए वेसोप्रेसिन हार्मोन प्रेस कर लेता है। जो मूत्र नलिकाएं होती है, वक्र से जुड़ी हुई, किडनी से जुड़ी हुई जो मूत्र नलिकाएं होती है, उसमें जल का पुनरावशोषण कर लेता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये निकलता किससे दोस्तों? तो आपको बताइए, आपके प्यारे पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। एड्रीनोक्रोटिन हार्मोन और थायरोट्रोपिक हार्मोन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन एक प्रकार से ये भी इसी से संबंधित हार्मोन है। और थायरोट्रोपिक हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को अगर जल्दी बताया, आपका आराम से लेक्चर रोकिए और आराम से चीजों को देखिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर अगली बात अपन करें तो हमने यहां पर सिर्फ पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा है। पीयूष ग्रंथि से इतने हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो मैं लिख के देता हूं कि पीयूष ग्रंथि से सीजीएल से लगाकर तो आपकी कोई भी एग्जाम हो उसमें पीयूष ग्रंथि से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में पीयूष ग्रंथि की लंबाई, वजन, टोटल चीज, किस गड्ढे में होती है पीयूष ग्रंथि, किस हड्डी में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, किस स्थान पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो वो मास्टर ग्लैंड है। बिकॉज उससे निकलने वाले हार्मोन्स सभी हार्मोन्स पर नियंत्रण रखते हैं। और जो भी हार्मोन को स्त्रावित करती है ग्रंथि, दोस्तों वो ग्रंथि कौन सी होती है? अंत स्त्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। दोस्तों बीच वाला टॉपिक छोड़ दो आप, बाहरी स्त्रावी ग्रंथि, उसको मैं अगले चैप्टर में लेके आऊंगा। आप डायरेक्ट तीसरे वाले लेक्चर पे आ जाओ, मिश्रित ग्रंथि, जो मिक्स ग्लैंड। मानव शरीर में सिर्फ एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर में एकमात्र मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और ये आपका एक अगर देखें तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। पर दोस्तों यहां पर तो हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां हार्मोन की बात करेंगे और इससे निकलने वाले एंजाइम को मैं आपको पाचन तंत्र में पढ़ाऊंगा। तो यहां हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये अग्नाशय ग्रंथि है। मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, मिक्स ग्लैंड का नाम बताइए। बिना कुछ सोचे समझे आप लोग लगा देना अग्नाशय ग्रंथि। एक ही अग्नाशय ग्रंथि है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है, अर्थात अग्नाशय ग्रंथि मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे मेन चीज क्या है, तो सबसे मेन जो चीज है वो है कि अग्नाशय ग्रंथि में 3 कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। एक कोशिका है अल्फा कोशिका, एक कोशिका है आपकी बीटा कोशिका, और एक आपकी डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका। लगभग 4 कोशिका इसके अंदर मुख्य रूप से पाई गई है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका। मैंने 3 इसलिए बोला है, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। अल्फा कोशिका जो होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन, देखो अग्नाशय ग्रंथि से ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण होता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, और अग्नाशय ग्रंथि से ही सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अग्नाशय ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिका, तो जो अल्फा कोशिका जो होती है दोस्तों वो मुख्य रूप से ग्लूकागोन हार्मोन, अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ गया कि ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करने वाली कोशिका कौन सी है, तो आप बोल दोगे अल्फा कोशिका। ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोल दोगे अग्नाशय ग्रंथि। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो लीवर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, तो इसको देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। बीटा कोशिका कहां होती है, अग्नाशय ग्रंथि में। निकलता कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी कोशिका करती है, बीटा कोशिका। इंसुलिन हार्मोन की अगर मानव शरीर में कमी हो जाए तो उसे डायबिटीज रोग हो जाता है, उसे मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना, मधुमेह या डायबिटीज रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो आपकी अग्नाशय ग्रंथि करती है, जो कि बीटा कोशिका से इसका निर्माण करवाती है। दोस्तों अल्फा बीटा गामा कोशिका जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है वो कोशिका ब्लड में शुगर को नियंत्रित करती है। तो रक्त में शुगर को नियंत्रित कौन सी कोशिकाएं करती है, अल्फा बीटा और गामा कोशिका करती है। दोस्तों आप इस लेक्चर को शुरू से देखिए, एंड तक देखिए। इस लेक्चर का अगला पार्ट आएगा और मानव शरीर में पाए जाने वाले अन्य हार्मोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पर आप इस लेक्चर को ना सिर्फ देखें बल्कि आप इस लेक्चर को राइट डाउन भी करें, इसको लिखे भी सही, इसको लिखिए अच्छे तरीके से बनाइए आप दोस्तों। और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं बोलने वाला हूं कि कल मैं आप लोगों से ये सारे प्रश्न पूछूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।